हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो हमारा फेवरेट टॉपिक है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये बीकॉम का पार्ट भी आपके और बीबीए में भी आता होगा। तो अपन उसको पढ़ते हैं कि इंडियन जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। अपन बात करते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम पढ़ क्यों रहे, क्या काम क्या आता है। तो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी आप मान लो कोई भी ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो, चाहे अमेजन से खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदते हो, तो अगर जो बायर है अगर वो टाइम पे पैसा नहीं दे तो सेलर के क्या राइट्स होते हैं, और अगर आपने सेलर को पैसे दे दिए और वो आपको टाइम पे वस्तु नहीं देता है तो आपके क्या राइट्स होंगे, या फिर गुड्स की क्या डेफिनेशन आएगी जो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, या फिर ई ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन क्या होता है, ये सारे हम प्रॉपर्टी जो ओनरशिप ट्रांसफ़र वो कब मानी जाएगी, प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, तो ये सारा अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो कब लागू हुआ। तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 1930 को। 1 जुलाई 1930 को जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो लागू हुआ था। उससे पहले जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसकी धाराएँ थी, बट वो किस कॉन्ट्रैक्ट में थी, वो थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कौन से एक्ट में थी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो 1930 में ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये पूरे भारत में लागू हो गया था, बट जम्मू कश्मीर में उस टाइम लागू नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं, कोई भी बेचने का एग्रीमेंट करते हैं, तो उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होंगे और क्या उसका मीनिंग होता है, तो वो बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ये मीनिंग होता है कि मान लो एक बायर है, वो कोई सेलर से कोई वस्तु खरीदना चाहता है, तो वो किससे खरीदेगा? जो बेचना चाहता है वो क्या कहलाता है? सेलर। और जो खरीदना चाहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बायर। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो उसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने ज़रूरी है। पहला एसेंशियल एलिमेंट होगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किनके मध्य होगा? वो होगा बायर और सेलर, मतलब इसमें दो पार्टी होना ज़रूरी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का अपन एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें दो पार्टी ज़रूरी है। कौन कौन सी? एक तो बायर जो माल को खरीदता है और दूसरा सेलर जो माल को बेच रहा है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट इसका है वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में ये है कि या तो आप प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर रहे हो सेलर टू बायर, या फिर आप अगर फ्यूचर डेट में अगर कोई इमीडिएट अगर कोई ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल। और अगर आप फ्यूचर डेट में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आज ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है गुड्स। क्या होना ज़रूरी है? गुड्स। गुड्स क्या हो सकता है? उसके तीन टाइप्स होते हैं। या तो आपके एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकता है जो प्रेजेंट में आपके पास में, जैसे आपके पास में कोई कार है और आप उसको बेचना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका एग्जिस्टिंग गुड्स हो जाएगा। दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का ये मीनिंग होता है कि आपके पास में वो गुड्स एट प्रेजेंट आपके बनाया हुआ नहीं है। मान लो आप किसी के साथ आप शोरूम में जाते हो और बोलते हो कि मुझे सिल्वर कलर की रॉयल एनफील्ड चाहिए, तो शोरूम वाला क्या बोलता है कि सर अभी तो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, हम आपको 15 दिन बाद में डिलीवरी दे देंगे। तो उसका मीनिंग ये है कि अभी उसके पास में उस टाइप की जो आप मांग रहे हो वो बुलेट अवेलेबल नहीं है, और वो 15 दिन में अपनी जो भी कंपनी है तो वहाँ से वो लाके या बना के डिज़ाइन करवा के आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो वो क्या हो जाएगा? आपका फ्यूचर गुड्स। तीसरा होता है कंटिजेंट गुड्स। कंटिजेंट गुड्स क्या होता है? किसी भी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। कैसे कि मान लो आप किसी व्यापारी के पास में गए और उसको बोलते हो कि मुझे 100 बोरी रुई की गांठें चाहिए। उसने बोला सर ओके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बट मेरा एक जो कंटेनर है वो मुंबई से अभी आ रहा है, वो रुई का ही कंटेनर आ रहा है। अगर वो मेरा पास में पहुंच जाता तो मैं आपको 100 बोरी रुई की गांठें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो अगर कंटेनर यहाँ पे आता है तो वो आपको रुई की गांठें प्रोवाइड करवाएगा, अन्यथा नहीं। फोर्थ जो इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पॉइंट वो है प्राइस। जो भी आपके प्राइस होगी वो मॉनेटरी कंसिडरेशन में होनी ज़रूरी है कि आप उसको मनी में मेजर कर सको।
और उसके बाद जो फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट है वो है कि एक आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, उसके जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होना ज़रूरी है। तो उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होंगे, जैसे टू पार्टीज होना ज़रूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन ज़रूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, कॉम्पिटेंट टू पार्टीज होना ज़रूरी है। तो ये जो भी सारे एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी होना ज़रूरी है। तो हमने ये पढ़ा था एग्जिस्टिंग गुड्स होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। स्पेसिफिक गुड्स हो सकता है, एसर्टेन गुड्स हो सकता है, या फिर अनएसर्टेन गुड्स भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बायर सेल ऑफ गुड्स में बायर अपन किसको बोलते हैं। तो बायर इसके सेक्शन दी हुई सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, इसमें बताया गया है एक व्यक्ति जो या तो बाय करता है या फिर एग्री होता है कोई गुड्स खरीदने के लिए, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, बायर। दूसरा होता है सेलर। सेलर अपन किसको बोलते हैं, या तो ए पर्सन जो अभी सेल कर रहा है या फिर एग्री टू सेल गुड्स, मतलब फ्यूचर डेट में मतलब सेल करने के लिए भी एग्री होता है, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, सेलर बोलेंगे। उसकी सेक्शन कौन सी है, 2 सब सेक्शन 13। उसके बाद में ये उन्होंने एग्जाम्पल से बताया कि 1 जून 2021 को ए एग्री होता है सेल करने के लिए 100 बैल्स ऑफ कॉटन टू बी, तो कितने रुपए में, 1000 रुपये में। अब इसमें ए क्या हो गया, सेलर होगा, क्योंकि वो एग्री करता है बेचने के लिए, और बी क्या हो जाएगा, बायर, वो क्या है 1000 रुपये पे करने के लिए एग्री होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं आगे हम बात करते हैं कि गुड्स क्या होता है। सेल ऑफ गुड्स में गुड्स जो दिया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में बताया गया है। तो गुड्स का क्या मीनिंग होता है कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी चल संपत्ति हो उसको अपन क्या मानते हैं, गुड्स मानते हैं। इसमें इंक्लूड इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल क्या होगी, जो आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स हो गई। और इनटेंजिबल कैसे हो गया, गुडविल हो गई आपकी, कॉपीराइट हो गया, तो ये भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। बट अदर देन क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम जो होता है, जैसे आप किसी प्रॉपर्टी है आपकी और वो कोर्ट के केस में पड़ी हुई है और आप किसी को बेचना चाहते हो, तो आप नहीं बेच सकते, क्योंकि अभी वो क्या है, कोर्ट में वाद चल रहा है, तो वाद योग्य क्या है, दावा है, तो आप उसको गुड्स में नहीं मान सकते। ठीक है, और या फिर मनी जो इन सर्कुलेशन हो, मतलब अभी जो चलन में हो मनी, जैसे आप इंडिया में रह रहे हो, रुपया है, नोट्स वगैरह है, रुपये है, नोट है, 1000 रुपये का नोट है, तो इनको आप बेच नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, मनी है। बट अगर आपके पास में ओल्ड करेंसी है जो अभी चलन में नहीं है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, गुड्स मान सकते हो। बट ये दे रखा है कि आल्सो इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे आप कोई स्टॉक खरीदते हो या फिर शेयर हो गया, वो भी स्टॉक गुड्स माना जाएगा। उसके अलावा कोई ग्रोइंग क्रॉप है, आप किसी खेत में जाते हो और वहाँ खड़ी हुई फसल है, आप बोलते हो कि इसको बेच देते हो और उसकी प्राइस निर्धारित कर देते हो, तो वो क्या माना जाएगा, गुड्स। ठीक है, या फिर ओल्ड करेंसी हो गया तो वो भी क्या होती है, गुड्स मानी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि गुड्स को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस टाइप के गुड्स होते हैं। तो ब्रॉडली हम मुख्य रूप से गुड्स को कितने भागों में बांटते हैं, 3 टाइप्स में बांटते हैं। एक तो हमारे पास में होता है, वो होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, अपन हिंदी में बोलते हैं विद्यमान गुड्स। दूसरा होता है हमारा फ्यूचर गुड्स, क्या होता है, फ्यूचर गुड्स। और थर्ड हमारा जो होता है वो होता है कंटिजेंट गुड्स। तो हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स होता है उसको भी हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक गुड्स, क्या होता है, स्पेसिफिक गुड्स। सेकंड हमारा जो होता है वो होता है एसर्टेन गुड्स, और थर्ड क्या होता है, अनएसर्टेन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है वो हम बात करते हैं। स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है, ये एग्जिस्टिंग गुड्स का क्या है, पार्ट है। और गुड्स इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब आप सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम आपके पास में वो गुड्स होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, गुड्स होना ज़रूरी है। दूसरा इसका पॉइंट है
गुड्स ओवन पजेस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सेलर। मतलब जो गुड्स होता है वो उसकी पोजीशन में होना ज़रूरी है या फिर उसकी ओनरशिप उसके पास में होना ज़रूरी है। ठीक है, ये होता है एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन है, सेक्शन 6 में दी हुई है। उसके अलावा हम अब जो एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप्स होते हैं वो पढ़े थे। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स किसको बोलेंगे? गुड्स आइडेंटिफाई एंड एग्री अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जैसे अपन ने एग्जाम्पल कोई शोरूम में गए और हमने बोला कि मुझे सैमसंग गैलेक्सी का S7 जो मॉडल है वो हमें ख़रीदना है, तो हमने शोरूम में जाके स्पेसिफाई कर दिया कि हमें इसी कंपनी का और इसी मॉडल में इसी वैरायटी में हमें गुड्स चाहिए, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा होता है एसर्टेन गुड्स। एसर्टेन गुड्स होता है गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मतलब ये एग्रीमेंट में सब लिखा हुआ होता है कि इस टाइप का मुझे गुड्स चाहिए। जैसे ए ओन्स 10 मारुति कार, बी कॉन्ट्रैक्ट विद ए टू बाय 1 आउट ऑफ देम। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ए कीप्स आउट 1 कार टू बी गिवन टू बी। अब इसमें ये है कि ए के पास में 10 मारुति कार थी, अब बी ने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे एक कार चाहिए। अब वो कोई भी मारुति कार एक उसको दे सकता है, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा? एसर्टेन गुड्स। थर्ड होता है अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स का मतलब ये है कि गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई और एसर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप एग्रीमेंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, उस टाइम कुछ भी डिफाइन नहीं किया है कि कौन सी कार लेनी है, क्या लेना है, कुछ भी आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। ए के पास में ये एग्जांपल दिया हुआ है कि ए के पास में 10 मारुति कार थी, बी कॉन्ट्रैक्ट विद ए टू बाय एनी वन ऑफ कार आउट ऑफ देम। मतलब कोई भी एक कार खरीदने के लिए वो एग्रीमेंट करता है ए के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा? अनएसर्टेन गुड्स। जबकि एसर्टेन गुड्स में क्या होता है कि जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो कार खरीदनी है, उसके मान लो उसके कार के नंबर लिखे हुए हैं कि ये कार के नंबर है, ये वाली कार मेरे को चाहिए, उसको आइडेंटिफाई कर देता है, तो वो क्या बन जाता है? एसर्टेन गुड्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्यूचर गुड्स हमारे कौन सी डेफिनेशन दिया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। और कंटिजेंट गुड्स की सेक्शन कौन सी है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। फ्यूचर गुड्स का ये मतलब होता है कि गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्जाम्पल 1000 क्विंटल ऑफ पोटैटो टू बी ग्रोन इन मिस्टर एज फील्ड। मान लो ए अब किसी के साथ में ये सेलर है और कॉन्टैक्ट करता है कि मेरे खेत में 1000 क्विंटल आलू है, अभी वो किस में है? फसल मतलब अभी बोए हुए हैं, तो वो जब पक जाएंगे तब मैं आपको इस डेट पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? फ्यूचर गुड्स हो गया। जब कंटिजेंट गुड्स क्या होता है? द एक्वाइजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन कंटिजेंसी या अनसर्टेन इवेंट। कंटिजेंट गुड्स में होता है कि एक अनसर्टेन इवेंट उसके साथ में कोलेटरल होती है। जैसे एग्जांपल, बी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 500 पीसेज ऑफ पर्टिकुलर आइटम प्रोवाइडेड द शिप विच इज ब्रिंगिंग देम रीचेज द पोर्ट सेफली। अब बी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मेरे पास में जो 500 आईफोन आने वाले हैं वो एक शिप के थ्रू चाइना से आने वाले हैं मुंबई एयरपोर्ट पे, मुंबई पोर्ट पे। ठीक है, तो अब वो मेरे पास में सेफली अगर पहुंच जाते हैं तो मैं आपको इस रेट में गुड्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसमें कौन सी इवेंट जुड़ी हुई है कि वो शिप अगर सेफली पहुंच जाता है तो मैं आपको ये गुड्स प्रोवाइड करवा दूंगा। थर्ड, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिलीवरी। डिलीवरी का क्या मीनिंग होता है? ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन।
फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप वॉलंटरीली, ऐसे नहीं कि कोई आपकी फ्री कंसेंट नहीं है और आपको डरा धमका कर आपके साथ में कोई कांटेक्ट कर रहा है तो उसको आप फ्री कंसेंट नहीं मान सकते, वो क्या माना जाएगा, ज़बरदस्ती। ठीक है, तो वॉलंटरी आप ट्रांसफ़र अगर पोजीशन कर रहे हो वन पर्सन टू अनदर, उसको अपन क्या मानते हैं, डिलीवरी मानते हैं। तो डिलीवरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हम ये मानेंगे विदाउट एनी सेंस इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ थिंग। ए के पास में कोई वेयर हाउस में गुड्स पड़ा था, अब ए बी को उसको बेचना चाहते हैं तो उसको आराम से बेच सकते हैं क्योंकि अभी वो उसकी खुद की कस्टडी में माल पड़ा हुआ है और बी को वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो क्या माना जाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में ये होता है कि जैसे ए के पास में कोई गुड्स पड़ा है, ठीक है, अब वो उसको बी को ट्रांसफ़र करना चाहता है। अब बी तो मान लो यहाँ पे है नहीं, वो कहाँ है, लंदन में बैठा है, वहाँ से क्या कर रहा है, PhD कर रहा है। अब उसने अपने दोस्त सी को बोल दिया कि जाओ बी के पास जाओ, मैं पेमेंट कर दूंगा, आप जो है वो माल है अपनी कस्टडी में ले लो, ठीक है, अपने गोदाम में रखवा दो। तो उसने ए ने क्या है कि जो चाबी थी वो सी को प्रोवाइड करवा दी, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दूसरा होता है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में ये है कि गुड्स फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर। जैसे ए की शॉप में कोई माल पड़ा है, एप्पल आईफोन, अब वो बी को दे देता है और बी उसको पैसे दे देता है, तो वो उसमें क्या मानी जाएगी, एक्चुअल डिलीवरी होगी। थर्ड जो होता है वो होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में ये है कि डिलीवरी ऑफ ए थिंग इन टोकन ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। जैसे आप किसी चाय की थड़ी पे गए या किसी भी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने काउंटर पे गए, उन्होंने वो बोला कि मुझे ये आइटम चाहिए, तो उन्होंने बोला आप वहाँ काउंटर से टोकन लेके आ जाओ। अब आप टोकन लेके गए तो टोकन एक तरीके से क्या हो गया, सिंबॉलिक डिलीवरी हो गया। आपने पैसे भी दे दिए और उन्होंने आपको क्या प्रोवाइड करवा दिया, टोकन। आपको गुड्स जो है वो एक काउंटर से, अलग काउंटर से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम ये भी मान सकते हैं कि कोई मानो एक कंस्ट्रक्टर है, वो आपको एक बिल्डिंग कंप्लीटली बनाकर दे देता है और आपको उसकी चाबी दे देता है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। तो अपन 3 टाइप के पढ़े थे, कौन कौन सी डिलीवरी होती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 4।